अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के राजदार क्रिश्चियन मिशेल पर राजनीति गर्मा गई है। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले के दलाल मिशेल की कोर्ट में पैरवी करने पर कांग्रेस नेता एल्जो जोसेफ को भले ही पार्टी ने निकाल दिया, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। बीजेपी का आरोप है कि मिशेल के प्रत्यार्पण से कांग्रेस गमगीन है और पूरी पार्टी उसे बचाने में जुट गई है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता दुखी दिख रहे थे, गमगीन थे, एंड दे अपीयर्ड रैटल्ड। दे नो द रीजन। और केवल दुखी दिख ही नहीं रहे थे, दे वर जस्ट नॉट रैटल्ड, बट दे हैड सेंड देयर टीम टू डिफेंड क्रिश्चियन मिशेल। क्रिश्चियन मिशेल को बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने टीम को भेजा था। पिछले 4.5 साल से और खास करके 2016 से भारतीय जनता पार्टी रोज अगस्ता का रोना रो देती है कांग्रेस का नाम लेके। पिछले 4.5 साल से नरेंद्र मोदी जी को, उनकी ईडी को, उनकी सीबीआई को, उनके अमित शाह जी को एक भी कांग्रेस नेता के खिलाफ सबूत नहीं मिला। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला तो उन पर पलटवार करने के लिए कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता और वकील जयवीर शेरगिल को भेजा। पात्रा के एक वार पर शेरगिल पलटवार करते दिखे। वो जो परिवार, वो जो कोट अनकोट फैमिली है कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी चलाती है, वो फैमिली को नींद नहीं आ रही है जब से क्रिश्चियन मिशेल भारत लाया गया है। और इसलिए उन्होंने अपने पॉइंट्समैन को बतौर वकील क्रिश्चियन मिशेल को डिफेंड करने के लिए लगाया है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी क्रिश्चियन मिशेल के पीछे बचाव की मुद्रा में खड़ी है। भाजपा कांग्रेस का रिश्ता अगस्ता से एक वकील कनेक्शन, जैसे मैं कह दूं, उसके जरिए जोड़ना चाहती है। भाजपा जो पूरी तरह कानूनी तरीके से विफल हो गई कांग्रेस पार्टी के खिलाफ सबूत ढूंढने में, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कानून की किताब के अनुसार जांच करने में, अब भोखलाहट में और घबराहट में एक मनगढ़ंत कहानी पैदा करके कांग्रेस को बदनाम करना चाहती। ये केरला के बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस बताए कि एल्जो जोसेफ ने किसके कहने पर दलाल मिशेल की पैरवी की, तो कांग्रेस ने कहा कि शीशे के घर में रहने वाली बीजेपी दूसरों के घर पर पत्थर न फेंके। एल्जो के जोसेफ जी ने कहा कि somebody had asked me to become the lawyer of Christian Michel। मुझे किसी ने कोट अनकोट somebody had asked me कि मैं क्रिश्चियन मिशेल को बतौर वकील रिप्रेजेंट करूं। बंधुओं, मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उनके नेशनल लीगल टीम के हेड, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि somebody had asked me, तो ये somebody कौन होगा? In a party where everyone else apart from that somebody is a nobody, who is the somebody? केवल 2 लोग ही somebody हैं कांग्रेस पार्टी में, बाकी तो सब nobody हैं। जब भाजपा वकील का कनेक्शन उठाती है अगस्ता लैंड में, तो वो हिंदी की कहावत आ जाती है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मानते। अगर कांग्रेस पार्टी का रिश्ता बीजेपी क्रिश्चियन मिशेल के साथ एक ऐसे वकील का उदाहरण देके जोड़ना चाहती है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इस देश की जनता के द्वारा मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो नियम, कानून, उदाहरण, दलीलें कांग्रेस पार्टी पे लागू हैं, वही दलीलें भाजपा पे लागू हैं। संबित पात्रा ने वकील के बहाने अगस्ता घोटाले का कांग्रेस से कनेक्शन बताया, तो जवाब में कांग्रेस ने नीरव मोदी का बीजेपी से वकील कनेक्शन जोड़ दिया। पहला नाम एल्जो के जोसेफ, उसका तो अपॉइंटमेंट लेटर आप सबने कल चलाया था, ये अपॉइंटमेंट लेटर है कांग्रेस पार्टी में। दूसरा नाम है विष्णु शंकर। हु इज विष्णु शंकर? ये केरला के एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं, चित्तरा मधु, और उनके सुपुत्र का नाम है विष्णु शंकर, तो स्वाभाविक रूप से वो भी कांग्रेस पार्टी है। जोसेफ भी कांग्रेस पार्टी, विष्णु शंकर भी कांग्रेस पार्टी। और तीसरा वकील कौन है? श्रीराम प्रकट। ये कौन है? ये भी एनएसयू के मेंबर रह चुके हैं। ये जो तीनों वकील है, ये कभी ना कभी कांग्रेस के जो बड़े वकील रहे हैं, चाहे वो सलमान खुर्शीद रहे हैं, चाहे कपिल सिब्बल रहे हैं, इनके नीचे काम करते हैं, इनके नीचे प्रैक्टिस करते हैं। कि श्री अरुण जेटली जी का परिवार नीरव मोदी का वकील है? क्या यह सत्य नहीं? जेटली जी की बेटी और उनके दामाद ने नीरव मोदी से फीस ली और जब रंगे हाथों पकड़े गए तो पैसा वापस कर दिया। क्या भाजपा इस बात का उत्तर देगी
कि भगौड़े ललित मोदी के लिए वसुंधरा राजे ने चोरी छुपे एक एफिडेविट दिया कि इनको लंदन में बस जाने दीजिए। भगौड़ा भगाओ योजना भाजपा जो चलाती है उसके तहत भाजपा भगौड़ों की वकील है। क्या यह सच नहीं श्री रविशंकर प्रसाद जी सहारा सुब्रतो रॉय के वकील थे, जिसने हजारों करोड़ों का चिट फंड घोटाला किया? उधर सीबीआई रिमांड में क्रिश्चियन मिशेल से लगातार पूछताछ चल रही है। सीबीआई की टीम ने मिशेल से कई सवाल पूछे, जिसकी एक्सक्लूसिव लिस्ट इंडिया न्यूज के पास है। मिशेल से पूछा गया कि अगस्ता वेस्टलैंड कंपनी के सीईओ और प्रेसिडेंट से उसके क्या रिश्ते हैं। इस पर उसने जवाब दिया कि लंबे समय से वो इस कंपनी को कंसल्टेंसी दे रहा है। मिशेल से सीबीआई ने पूछा कि क्या अगस्ता कंपनी के सीईओ और प्रेसिडेंट ने उसे घूस देने के लिए अधिकृत किया था। मिशेल से यह भी पूछा गया कि क्या उसे भारत में नेताओं अफसरों को घूस देने को कहा गया था। मिशेल से यह भी पूछा गया कि सीबीआई ने ये जानने की कोशिश की कि उसने अगस्ता डील को लेकर कितनी बार भारत की यात्रा की थी। सीबीआई ने आगे मिशेल से पूछा कि भारत दौरे में वो यहाँ पर किन किन लोगों से मिला करता था। कई सवालों के जवाब देने में मिशेल आनाकानी करता दिखा। उधर बैंकों के हजारों करोड़ का लोन लेकर लंदन भागे उद्योगपति विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। माल्या को आपत्ति है कि उसे आर्थिक भगोड़ा घोषित क्यों किया गया, इसीलिए उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और आर्थिक भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। माल्या ने ईडी की तरफ से संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर भी रोक लगाने की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ईडी को इजाजत मिल चुकी है। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली माल्या की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करेगा। विवादित ढांचा विध्वंस की 26वीं बरसी पर अयोध्या किले में तब्दील नजर आई। जिस तरह से पिछले दिनों मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में हलचल दिखी थी, उसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए थे। बरसी को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात नजर आई। धारा 144 लगाकर अधिग्रहित क्षेत्र की ओर जाने वाले इलाकों को सील कर दिया गया। अयोध्या में होने वाले दो परंपरागत आयोजन, हिंदुओं के शौर्य दिवस और मुस्लिमों के काले दिवस के अलावा जिला प्रशासन ने किसी भी दूसरे आयोजन को मंजूरी नहीं दी। विवादित ढांचे की बरसी पर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने बीजेपी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया, तो वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार ने इकबाल अंसारी ने कहा कि मामला कोर्ट में है और जो भी फैसला आएगा उन्हें मंजूर होगा। विवादित ढांचे की बरसी पर शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने अपनी फिल्म राम जन्मभूमि का दूसरा पोस्टर जारी किया। वसीम रिजवी ने कहा कि उन्हें हर रोज अंडरवर्ल्ड से धमकी मिल रही है, लेकिन वो जनवरी में फिल्म रिलीज करके रहेंगे। बॉम्बे बम ब्लास्ट के मुजिम टाइगर मेमन के भाई अब्दुल मेमन द्वारा मुझको धमकाए जाने पर भी मैंने अपनी पिक्चर राम जन्मभूमि का सौदा नहीं किया। इसके बाद से रोज हमको 50 से ज्यादा फोन, गालियों और धमकियों के कट्टरपंथी समाज द्वारा देश विदेश से किए जा रहे हैं। स्थानीय मुल्लाओं के दबाव में पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा को लेकर अनदेखी कर रही है। बुलंदशहर में भीड़ की हिंसा के शिकार हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह का परिवार आज लखनऊ में सीएम योगी से मिला। सीएम आवास पर हुई इस मुलाकात के दौरान सुबोध की पत्नी रजनी, उनके दोनों बेटे और बहन मौजूद थी। परिवार के साथ जिले के प्रभारी मंत्री अतुल गर्ग, डीजीपी ओपी सिंह और एटा जिले के विधायक सतपाल भी मौजूद थे। सीएम योगी ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने कहा, हिंसा का दोषी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने शहीद की पत्नी को 40 लाख और उनके माता पिता को 10 लाख रुपए देने का वादा किया। सीएम ने शहीद की पत्नी को 40 लाख और उनके माता पिता को 10 लाख रुपए देने का वादा किया। इसके साथ ही सीएम ने शहीद के नाम पर उनके गांव में सड़क और एक इंटर कॉलेज बनवाने का भी वादा किया। सीएम ने यह भी वादा किया कि शहीद के परिवार पर जो 25 लाख का कर्ज है वो भी सरकार चुकाएगी। इसके साथ ही शहीद के दोनों बेटों की पढ़ाई के खर्च के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और पत्नी को पेंशन दिए जाने का भी वादा किया गया। शहीद की पत्नी ने बुलंदशहर हिंसा को सोची समझी साजिश बताया। वहीं शहीद की बहन ने पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि उनके भाई को पुलिस ने मिलकर मरवाया। बुलंदशहर में गोकशी के शक में हुई हिंसा के दौरान इंस्पेक्टर सुबोध की मौत के मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
खुलासा हुआ है कि हिंसा के दिन घटनास्थल से 100 मीटर दूर स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों को समय से पहले ही मिड डे मील दे दिया गया था। स्कूल के टीचर और मिड डे मील इंचार्ज का कहना है कि उस दिन बच्चों को जल्द खाना खिलाकर घर भेजने के आदेश मिले थे। चिंगरावटी गांव स्थित प्राथमिक और जूनियर माध्यमिक विद्यालय में 3 दिसंबर को 150 से ज्यादा छात्रों को समय से पहले ही 11:15 पर मिड डे मील दे दिया गया, जबकि नियमानुसार बच्चों को रोजाना दोपहर 12:30 बजे खाना परोसा जाता है। ये भी खबर है कि उस दिन बच्चों के साथ साथ दूर दराज से आए टीचर भी जल्दी चले गए थे। इस नए खुलासे के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या हिंसा सुनियोजित थी। बुधवार को बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज ने एक वीडियो जारी कर खुद को बेकसूर बताया था। अब इस केस के एक और आरोपी बीजेपी युवा मोर्चा के नेता शिखर अग्रवाल ने वीडियो जारी किया है। शिखर ने हिंसा भड़काने के आरोपों पर सफाई दी है और शहीद इंस्पेक्टर सुबोध पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जो कोतवाल सुबोध कुमार सिंह है, इन्होंने जानबूझ के वहां पे केवल कि वो मुकदमा पंजीकृत न हो, माहौल को उपद्रव भी कर दिया और गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर दिया। कोतवाल सुबोध कुमार सिंह शुरू से लेके आखिर तक, वो किसी सूचना पे नहीं आए थे, शुरू से लेके आखिर तक पूरे मुकदमे में थे। ऐसा नहीं है जो पुलिस ने बताया है कि कोतवाल सुबोध कुमार सिंह को फोन करके बुलाया गया, वो वहां पे आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ पूरा प्रकरण सुबोध कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि शाने का बच्चा जानता है कि सुबोध कुमार सिंह कितने ज्यादा करप्ट और कैसे इंसान थे, जिन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से जारी करके हमारी माताओं पर प्रहार करवाया है। बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने बयानों से अपनी ही पार्टी के सामने अक्सर मुश्किल खड़ी करने वाली बहराइच की चर्चित सांसद सावित्रीबाई फुले ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। भारत के चौकीदार के पहरेदारी में देश के संसाधनों पर लगातार चोरी कराया जा रहा है, यह अत्यंत निंदनीय है। पीएम मोदी पर इस तरह का हमला बोलते आपने अब तक विपक्ष के नेताओं को ही सुना होगा, लेकिन इस बार विरोध का ये तीर उनकी ही पार्टी के सांसद के तर्कस से निकला है। बहराइच से बीजेपी की सांसद सावित्रीबाई फुले ने न सिर्फ पार्टी छोड़ी बल्कि बीजेपी के खिलाफ खुला मोर्चा भी खोल दिया। उन्होंने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया तो यूपी की योगी सरकार पर समाज का भाईचारा बिगाड़ने की तोहमत भी जड़ दी। मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं है और जो नहीं करते हैं वही करते हैं। और देश का दलित और पिछड़ा वर्ग को बड़ी बारीकी से समाप्त कर दिया गया है। सरकार द्वारा देश के विकास न करके हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद का खौफ दिखाकर नफरत फैलाकर आपसी भाईचारा को समाप्त करने का काम किया जा रहा है। भाजपा सरकार बहुजन के हित में कार्य न करके बहुजनों में अल्पसंख्यक मुसलमानों को आहत करने वालों को संरक्षण देती रहती है। यूपी की 80 सीटों के सहारे 2019 में दोबारा केंद्र की सत्ता में आने की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए सावित्रीबाई फुले का जाना बड़ा झटका माना जा रहा है। माना जा रहा है कि उनकी पार्टी छोड़ने से यूपी की 22% दलित आबादी के बीच सही संदेश नहीं गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 2019 के लिए गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में पुणे सीट से बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को चुनाव मैदान में उतार सकती है। पार्टी कई लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया में जुटी है। इसी कड़ी में पुणे सीट से माधुरी दीक्षित को उम्मीदवार बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पुणे सीट पर 1980 के दशक में विठ्ठल गाडगिल और उसके बाद सुरेश करमाड़ी कांग्रेस का झंडा बुलंद किए हुए थे। 2014 में बीजेपी ने यहां से जीत हासिल की थी। बीजेपी कैंडिडेट अनिल शिरोले 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। पार्टी गुजरात और दिल्ली निकाय चुनाव की तर्ज पर 2019 में कई नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी में है। दिल्ली और गुजरात निकाय चुनाव में पार्टी को नए चेहरे उतारने का फायदा जीत के रूप में मिला था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसी साल जून में माधुरी से मुंबई स्थित उनके घर पर मिले थे। संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत शाह ने माधुरी से मिलकर उन्हें मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया था। बोलने की खास शैली और चुटीले भाषणों के लिए मशहूर पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की आवाज जाने का खतरा पैदा हो गया है। हम लोग इंडियन मेक बनाएंगे, जो कुछ भी होगा बहनों भाइयों हम हिंदुस्तान में बनाएंगे, बाहर कुछ बनेगा ही नहीं। बुलेट ट्रेन जापान से आ रही है, राफेल का प्लेन
फ्रांस से आ रहा है, बुत बन के सरदार पटेल का चीन से आ रहा है, तो हिंदुस्तानियों से क्या बनवाओगे? पकौड़े बनवाओगे मोदी जी। ठोको ताली, टिका के ठोको। भाषण की ऐसी ही खास शैली के लिए मशहूर नवजोत सिंह सिद्धू को अगले कुछ दिन लोग नहीं सुन पाएंगे। उनकी आवाज जाने का खतरा पैदा हो गया है। पंजाब सरकार में मंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक सिद्धू को लेकर डॉक्टरों ने कुछ ऐसी ही आशंका जताई है। बुरे दिन जाने वाले हैं। पिछले 17 दिनों में सिद्धू ने अपनी पार्टी के लिए 70 रैलियां की हैं। लगातार चुनाव प्रचार के दौरान भाषण और हवाई यात्रा ने उनकी आवाज को काफी नुकसान पहुंचाया है। 4 गांधी दिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। डॉक्टरों ने उनकी आवाज को खतरा बताते हुए पूरी तरह से आराम की सलाह दी है। डॉक्टरों ने कहा है कि अगले 5 दिन सिद्धू को पूरी तरह आराम करना चाहिए और बोलने से परहेज करना चाहिए। हम नजरें इनायत करके सोच को बदल सकता है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धू की काफी डिमांड रही। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद सिद्धू की ही रैलियों की ज्यादा डिमांड रही, लेकिन इसका असर ये हुआ कि उनकी आवाज पर ही खतरा पैदा हो गया। फिलहाल वो डॉक्टरों की निगरानी में है और उनका इलाज किया जा रहा है। अब बाहर कुछ नहीं बनेगा, सब कुछ मेक इन इंडिया बनेगा। अब बात बिहार की राजनीति की। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में रहने या छोड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार रखा है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर कुशवाहा बीजेपी को अल्टीमेटम भी दे चुके हैं, लेकिन अल्टीमेटम खत्म होने के बाद भी बीजेपी ने तवज्जो नहीं दी। तो आज मोतिहारी में कुशवाहा ने एक सभा की। यहाँ उन्होंने महाभारत के प्रसंग का जिक्र करते हुए कह दिया कि याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। कुशवाहा मोदी सरकार में मंत्री भी है, लेकिन उन्होंने न तो मंत्री पद छोड़ने की बात कही और न ही एनडीए से हटने की। जाकर उन्होंने संदेश दिया था कि देते हो हमको 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। कहा था कौरव ने कि सुई के नोक के बराबर नहीं देंगे, तो श्री कृष्ण ने कहा था हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीतर होगा, संघर्ष बड़ा भीतर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के 2 आला अफसरों के बीच विवाद के मामले में डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सख्त लहजे में पूछा कि जब यह विवाद 3 महीने से था तो 23 अक्टूबर को अचानक ऐसी क्या स्थितियां बन गई कि केंद्र को रातों रात सीबीआई डायरेक्टर की शक्तियां खत्म करने का फैसला करना पड़ा। चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि जब आलोक वर्मा कुछ महीने में रिटायर होने वाले थे तो थोड़ा इंतजार और चयन समिति से परामर्श क्यों नहीं हुआ, जिस पर तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्रीय सतर्कता आयोग इस नतीजे पर पहुंचा था कि इस विवाद में असाधारण स्थितियां पैदा हुई और असाधारण परिस्थितियों में कभी कभी असाधारण इलाज की जरूरत होती है। सीबीसी का आदेश निष्पक्ष था, 2 वरिष्ठ अधिकारी लड़ रहे थे और अहम केसों को छोड़कर एक दूसरे के खिलाफ मामलों की जांच कर रहे थे। सीबीआई घूसकांड में एक दूसरे पर आरोप लगाने वाले डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के अधिकार छीनते हुए दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। अस्थाना और उनकी टीम के एक डीएसपी पर मीट कारोबारी मोइन कुरैशी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। वहीं अस्थाना का आरोप है कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने ही 2 करोड़ रुपए की घूस ली है। देश भर में सड़कों पर बने गड्ढे में गिरने से पिछले 5 सालों में 15,000 मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन की अगुवाई वाली कमेटी ने रोड सेफ्टी पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। एनएचएआई के आंकड़ों पर आधारित एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से लेकर 2017 के बीच 14,926 लोगों की सड़क पर बने गड्ढों के चलते मौत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को देखने के बाद कहा कि सड़कों पर गड्ढों के चलते होने वाली मौतों का यह आंकड़ा बॉर्डर पर और आतंकी हमले में मरने वालों से भी ज्यादा है। जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आंकड़ा इस बात का गवाह है कि सड़कों का रखरखाव सही तरह नहीं हो रहा, जिस पर इस काम की जिम्मेदारी है वो काम नहीं कर रहे हैं। यह स्वीकार्य नहीं है कि सड़क पर बने गड्ढों के कारण इस कदर लोगों की मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कमेटी की रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी में होगी।
2019 के सेमीफाइनल यानी विधानसभा चुनाव का कल आखिरी राउंड है। राजस्थान और तेलंगाना में वोटिंग के लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। राजस्थान में विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर कल वोटिंग होगी। कल ही तेलंगाना में विधानसभा की सभी 119 सीटों पर मतदान होगा। वोटिंग कराने के लिए ईवीएम लेकर पोलिंग पार्टियां आज ही रवाना की जा चुकी है। दोनों राज्यों में वोटिंग को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना के 31 जिलों में 1,60,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। यहाँ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 290 कंपनियां और तेलंगाना पुलिस के 30,000 जवान मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। राजस्थान में अर्धसैनिक बलों की 650 कंपनियां तैनात की गई हैं। राजस्थान में 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ को संवेदनशील घोषित किया गया है। यूं तो राजस्थान की एक सीट इस बार बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है, लेकिन पूरे देश की नजरें जिन सीटों पर है उनमें झालरा पाटन सबसे प्रमुख है, जहाँ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार मानवेंद्र सिंह से है। वहीं टोंक विधानसभा सीट पर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट की टक्कर वसुंधरा सरकार में मंत्री यूनुस खान से है। सरदारपुरा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत को चुनौती देने के लिए बीजेपी ने शंभू सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि उदयपुर सीट पर राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया की टक्कर कांग्रेस की गिरिजा व्यास से है। तेलंगाना में जिन सीटों पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है उनमें गजवेल में टीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव और कांग्रेस के वीपी रेड्डी के बीच मुकाबला है। हुजूर नगर में तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम कुमार रेड्डी और टीआरएस के एसएस रेड्डी आमने सामने हैं। मुशीराबाद सीट पर तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष के लक्ष्मण का मुकाबला टीआरएस के मोता गोपाल से है। हैदराबाद की चंद्रायन गुटा सीट पर एआईएमआईएम के अकबरुद्दीन ओवैसी की टक्कर टीआरएस के एम सीताराम रेड्डी से है। 11 दिसंबर से पहले 2019 के सेमीफाइनल का क्लाइमैक्स दीपक चौरसिया के साथ एग्जिट पोल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम। 11 दिसंबर को 5 राज्यों के सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक विश्लेषण सिर्फ इंडिया न्यूज पर। तेलंगाना में कल मतदान है और उससे ठीक पहले कैश की जब्ती जारी है। इस बार तो पुलिस ने चुनाव से पहले रिकॉर्ड तादाद में कैश और शराब की बरामदगी की है। नोटों की इतनी गड्डियां देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तेलंगाना में चुनाव से एक दिन पहले 3 करोड़ कैश की ये खेप वारंगल के वर्धानापेट इलाके से बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ये कैश तेलंगाना जन समिति के उम्मीदवार पी देवैया की तरफ से मतदान से ठीक पहले वोटरों में बांटे जाने वाले थे। हैदराबाद में टीडीपी नेता प्रभाकर राव के घर पर कैश से भरे बैग होने की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो टीडीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। उधर पिछले दरवाजे से कुछ टीडीपी कार्यकर्ता कैश की पोटली लेकर भागने लगे तो टीआरएस के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। पोटली खुली तो उसमें कैश और कई चीजें मिली। पूरे तेलंगाना में इस चुनावी मौसम में कैश की जबरदस्त बरामदगी हुई है। अकेले पुलिस ने 86 करोड़ से ज्यादा कैश जब्त किए हैं। हमने चेक पोस्ट लगाकर और स्पेशल टीम्स लगा के अभी तक 86.5 करोड़ कैश सीजर किया है, जो कि पिछले इलेक्शन से काफी ज्यादा है। टोटल अमाउंट अगर हम लोग देखें दूसरे डिपार्टमेंट्स और हमारा डिपार्टमेंट मिलकर देखें तो डेफिनेटली 125 करोड़ से ज्यादा होगा। उसके अलावा लिकर के लिए हम लोगों ने एक्साइज डिपार्टमेंट और हम लोगों ने मिलकर काम किया और अभी तक 4 लाख से ज्यादा लीटर्स ऑफ लिकर सीज हुआ है, तो जो कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के लिए कुख्यात पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बोल एक बार फिर बिगड़ गए। इस बार शरद यादव की ओछी टिप्पणी का टारगेट थी राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे। शरद यादव राजस्थान में अलवर की मुंडवारा सीट पर रैली करने पहुंचे थे। इसी दौरान वसुंधरा इसको आराम को बहुत थक गई, बहुत मोटी हो गई। हमारे मध्य प्रदेश की बेटी है, इसको बहुत आराम है। कल होने वाले मतदान को लेकर देश भर में रह रहे राजस्थानियों में भारी उत्साह है। मुंबई में रह रहे राजस्थानी समाज के लोग भारी संख्या में वोट देने के लिए अपने प्रदेश रवाना हुए हैं। कई लोगों ने तो ट्रेन से सफर तय किया है और वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो बस के जरिए सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर राजस्थान रवाना हुए हैं।
हमारे साथ तमाम राजस्थानी समाज के लोग हैं, मारवाड़ी समाज के लोग हैं, उसी बस में हम सफर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम तरीके के जो लोग मुंबई में रहते हैं राजस्थान से और मारवाड़ से, वह इस वक्त यहाँ पर बस में सफर कर रहे हैं। देख रहे हैं किस तरीके से लोग वोट डालने के लिए, खासतौर से जो लोकतंत्र का एक सबका बड़ा जो इनका हक होता है कि 5 साल में एक बार लोगों को वोट डालना है, वोट डालने के लिए बस में सफर करते हुए कई घंटों तक या पहुंचेंगे राजस्थान और वहां पर तमाम जो वोट डालेंगे। सीधे लोग जानते हैं क्या कहेंगे, वोट डालने के लिए इतना लंबा सफर? सर, वोट डालने के लिए हमारा देश है, प्रदेश है, प्रदेश में हम लोग यहाँ मुंबई में कर्म भूमि है, वहाँ हमारी जन्मभूमि है, वहाँ पे अच्छा विकास हो, सब सुविधाएं मिले, इसके लिए हम लोग अच्छी सरकार, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति चुनने के लिए हम यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ पे जाते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं किसने कितना जोर लगाया। कल राजस्थान और तेलंगाना में मतदान के साथ ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे और फिर इंतजार होगा 11 दिसंबर का, जब राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के चुनाव नतीजे आएंगे। इन 5 राज्यों में के चुनाव में बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी और कांग्रेस की ओर से पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने खूब मेहनत की, खूब रैलियां की, खूब पसीने बहाए। आइए इन दोनों दिग्गज नेताओं की रैलियों का हिसाब किताब आपको बताते हैं। राजस्थान की कुल 200 सीटों के लिए पीएम मोदी ने जहां 12 रैलियां की, वहीं राहुल गांधी ने 20 जनसभाएं की। मध्य प्रदेश की 230 सीटों के लिए मोदी ने 10 जगहों पर जनसभाएं की, तो राहुल ने मोदी के मुकाबले यहां दोगुनी मेहनत की और 21 रैलियों को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ की 90 सीटों के लिए पीएम ने 4, तो राहुल ने 20 जगहों पर रैलियां की। राहुल ने यहां पीएम के मुकाबले 5 गुना ज्यादा रैलियां की। तेलंगाना की 119 सीटों के लिए पीएम ने जहां 5 रैलियां की, वहीं राहुल गांधी ने 14 रैलियों की यानी 3 गुना ज्यादा। मिजोरम की 40 सीटों के लिए पीएम मोदी ने सिर्फ 1 रैली की, तो राहुल गांधी ने यहां 2 जगहों पर रैलियां की। इन 5 राज्यों के चुनाव में जहां पीएम मोदी ने कुल 32 रैलियां की, वहीं राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंकते हुए 77 जनसभाएं की। रैलियों के हिसाब से देखें तो राहुल मोदी पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन 11 दिसंबर को ही पता चलेगा कि किनकी मेहनत ज्यादा भारी पड़ती है। पीएम मोदी और राहुल गांधी की रैलियों की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं कि ट्विटर पर कौन से नेता टॉप 10 में हैं। दरअसल ट्विटर ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें वैसी 10 भारतीय शख्सियतों का जिक्र है जिनकी इस साल ट्विटर पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। जाहिर सी बात है कि इस चार्ट में सबसे टॉप पर पीएम मोदी ही होंगे और वही नंबर 1 पर हैं। दूसरे पायदान पर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी हैं। तीसरे नंबर पर बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह आते हैं। चौथे नंबर पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। 5वें नंबर पर आम आदमी पार्टी के चीफ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आते हैं। ट्विटर की इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण हैं। 7वें नंबर पर बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान हैं। 8वें नंबर पर दक्षिण के एक और एक्टर अरुण विजय का नाम है। ट्विटर की लिस्ट में 9वें नंबर पर भी दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक्टर महेश बाबू हैं। 10वें नंबर पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं। इस लिस्ट पर गौर करें तो टॉप 10 में 6 राजनेता और 4 एक्टर हैं और जो 6 नेता हैं उनमें से भी 4 बीजेपी के हैं। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबता है। लगता है कि कांग्रेस इस फलसफे को भूल गई है, तभी तो भोपाल में कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस की होर्डिंग अभी से टंग गई है। इस होर्डिंग के एक एक हर्फ पर बाद में गौर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये होर्डिंग भोपाल में कांग्रेस के दफ्तर मानस भवन के बाहर लगी। अब होर्डिंग में लिखे शब्दों पर निगाह डाली। लिखा है मध्य प्रदेश शासन के भावी मंत्री गणों का स्वागत। यूं तो 11 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन कांग्रेसियों को अति आत्मविश्वास देखिए कि 5 दिन पहले ही खुद को विजेता घोषित कर दिया और मंत्री के नाम भी अभी से गिनाने लगी। तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं या जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात कर ली जाए, उनमें काफी यहाँ पे विश्वास एक दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश में जो 2018 में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेसी ने गोविंद सिंह राजपूत और असमत सिद्दीकी को मध्य प्रदेश का भावी मंत्री घोषित कर दिया है। हर बार विधानसभा चुनाव के बाद परिणाम के पहले कांग्रेस का मंत्रिमंडल भी बन जाता है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर लड़ाइयां भी शुरू हो जाती हैं। 2018 के विधानसभा परिणाम के पहले भी यही हाल कांग्रेस में शुरू हो गया। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तस्वीर भी होर्डिंग में लगा दी गई है। साफ नहीं किया गया है कि इनमें से कौन भावी मुख्यमंत्री होगा।
11 दिसंबर को मध्य प्रदेश में मतगणना को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस के सभी 229 प्रत्याशियों को पार्टी ने भोपाल बुलाया था। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस प्रत्याशियों और पोलिंग एजेंट्स को मतगणना की बारीकियों की जानकारी दी गई। कांग्रेस का दावा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार हारेगी और कांग्रेस का 15 साल का वनवास खत्म होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की प्रस्तावित रथ यात्रा को बड़ा झटका लगा है। कल कूच बिहार से बीजेपी की रथ यात्रा निकलनी थी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को हरी झंडी दिखानी थी, लेकिन उससे पहले आज कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। उधर कूच बिहार में पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला भी हो गया। दिलीप घोष रथ यात्रा की तैयारियों के लिए यहाँ पहुंचे थे, तभी सिताई इलाके में हमला हो गया। उधर इस हमले के विरोध में बीजेपी ने कूच बिहार में प्रदर्शन भी किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने की। बीजेपी की रथ यात्रा पर भले ही रोक लग गई हो, लेकिन इसकी काट में ममता बनर्जी ने हिंदुत्व का ढोल पीटना शुरू कर दिया है। बीजेपी की रथ यात्रा शुरू होने से पहले ही ममता की पार्टी टीएमसी ने इसकी काट ढूंढ ली। टीएमसी ने तारापीठ मंदिर में हिंदुत्व का कार्ड खेला। टीएमसी ने यहाँ की कीर्तन मंडली को अपने पक्ष में करने के लिए उनके बीच हजारों की तादाद में ढोल और झाल बांटे। टीएमसी ने भजन कीर्तन करने वालों के बीच 4000 ढोल और 8000 झाल का वितरण किया। ढोल और झाल पाकर कीर्तन मंडली के लोग बेहद उत्साहित दिखे। जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान ने फिर सीजफायर तोड़ा है। फायरिंग की 2 अलग अलग घटनाओं में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। पहली घटना राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में हुई, जहां शाम 5 बजे पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ के 2 जवान प्रसेनजीत विश्वास और मानशाराम घायल हो गए। दोनों घायलों को तुरंत उधमपुर के सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कैप्टन प्रसेनजीत का इलाज के दौरान निधन हो गया। इससे पहले कुपवाड़ा के माछिल इलाके में हुई घटना में पाकिस्तानी सेना ने सीजफायर तोड़ा। पाक सेना ने भारतीय सेना की चौकियों पर गोलीबारी की। सुबह 11 बजे पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलीबारी में भारतीय सेना का 1 जवान शहीद हो गया। भारतीय सेना भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जम्मू कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकी जाकिर मूसा के एक बार फिर पंजाब में छिपे होने की खबर मिली है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पंजाब के फिरोजपुर और बठिंडा में जाकिर मूसा सिख भेष में छिपा हो सकता है, जिसकी तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। इस तस्वीर में जाकिर मूसा पगड़ी पहने हुए नजर आ रहा है, जिसके बाद आईबी, सीआईडी और आर्मी इंटेलिजेंस ने इनपुट जारी किया है। वहीं बठिंडा रेलवे स्टेशन पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस प्रशासन और आर्मी की तरफ से स्टेशन पर हर आने जाने वाले यात्रियों के सामान की चेकिंग की जा रही है, ताकि कश्मीरी आतंकवादी के जाकिर मूसा अपने नापाक मंसूबों में कामयाब न हो सके। आपको बता दें कि जाकिर मूसा कश्मीर में अलकायदा का कमांडर है। बीते कुछ सालों में उसके मूवमेंट के लगातार इनपुट मिल रहे थे। अभी कुछ दिन पहले ही पंजाब के अमृतसर में जाकिर मूसा अपने साथियों के साथ देखा गया था। पंजाब पुलिस कई ड्रग स्मगलरों के ठिकाने पर भी छापा मार रही है। अंदेशा है कि उनके आतंकियों से संबंध हो सकते हैं। साथ ही सीमा पार से हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग में भी शामिल होने का शक है, जिसको देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में जैश ए मोहम्मद सरगना और आतंकी मसूद अजहर का सर कलम करने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान किया गया है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर को लेकर मसूद अजहर ने धमकी दी थी, जिसको लेकर आज मुजफ्फरपुर में सामाजिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और मसूद अजहर का पुतला फूका। हक हिंदुस्तान मोर्चा का कहना है कि कोई भी आतंकी देश के युवाओं को भटकाने की कोशिश करेगा तो उसका सिर कलम किया जाएगा और सिर कलम करने वाले को संगठन की ओर से 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। उसकी आतंकी की इतनी जुर्रत कि भारत के खिलाफ ऑडियो जारी करे, भारत के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करे, भारतीय नौजवानों को गुमराह करने की कोशिश करे। ऐसे आतंकी का बिल्कुल इस दुनिया में रहना ठीक नहीं है। ऐसे आतंकी का जो सर काट के लाएगा उसे हक हिंदुस्तान मोर्चा की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। हरियाणा में बदमाशों के हौसले बुलंद है। गुड़गांव और रोहतक में अपराधियों के दुस्साहस की घटनाओं से लोग सहम गए हैं। गुड़गांव के मानेसर में बदमाशों ने देर रात बीच सड़क पर पंचायत नंबरदार को गोलियों से भून डाला। तीनों हमलावर बाइक पर आए थे। रोहतक में कॉलेज के अंदर छात्र पर हमले का वीडियो सामने आया है। कुछ युवकों ने साहिल नाम के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। गुड़गांव में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने एक युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला किया, जिसमें वो बुरी तरह से जख्मी हो गया। तो नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सरे बाजार एक बीबी का बवाल।
दिल्ली में दमघोटू हवा ने डेरा डाल रखा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो यही लगता है कि दिल्ली अब देश के साथ साथ वायु प्रदूषण की भी राजधानी बन चुकी है। दिल्ली में 32 जगहों पर पॉल्यूशन मीटर लगाए गए हैं और बीते 24 घंटे के दौरान कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां हवा सांस लेने लायक रही हो। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है। सर्दियों के हल्के कोहरे के साथ धूल और धुएं की परत भी दिल्ली पर आफत बनकर छाई हुई है। अगर दिल्ली और NCR में हवा की गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज शाम 4 बजे तक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 था, जिसे बेहद खराब माना जाता है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में AQI 405 रहा, जिसका मतलब है कि यहाँ खुली हवा में सांस लेना भी खतरनाक है। हरियाणा के फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 नापा गया। देश के बाकी शहरों की बात करें तो यूपी के कानपुर में AQI 457 है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है, यहाँ ये आंकड़ा 403 रहा। पटना में भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक है, यहाँ AQI 405 दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के नागपुर में पत्नी का गुस्सा फूटा तो तमाशा खड़ा हो गया। पति को प्रेमिका के साथ देखा तो उसने सरे बाजार बवाल काट दिया। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक महिला बेकाबू होकर सड़क पर हंगामा कर रही है। ये वायरल हो रहा वीडियो महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां लगभग 1 साल से बच्चे के जन्म के बाद पति अपनी पत्नी को छोड़कर अलग रहने लगा था और अचानक बाजार में अपनी प्रेमिका के साथ घूमता नजर आया। उसी समय युवक की पत्नी उसे किसी और के साथ घूमता देखकर अपना आपा खो देती है और सरे बाजार में पति की पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना को देखते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से महिला को शांत कराया। कर्नाटक के हुबली में HIV ग्रस्त महिला ने तालाब में कूदकर जान दे दी, जिस वजह से मोरब गांव में दहशत का माहौल है। दरअसल महिला की मौत के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से तालाब को खाली कराना शुरू कर दिया है। लोगों को डर सता रहा है कि तालाब के पानी का इस्तेमाल करने से इलाके में एड्स फैल सकता है। अब एक नजर गुजरात में गुनाह की कुछ सनसनीखेज घटनाओं पर। गुजरात के गांधीधाम में एक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। ड्राइवर का गुनाह इतना था कि उससे सामान से भरा ट्रक पलट गया, जिस वजह से ट्रांसपोर्टर का भारी नुकसान हो गया। मोरबी में डीजल चोरी के आरोप में एक युवक पर 3 लोगों का कहर टूटा। दबंगों ने युवक की ट्रैक्टर से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। तीनों आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नवसारी में एक वकील की महिला ने जमकर धुनाई की। आरोप है कि वकील महिला से केस लड़ने के लिए फीस के बदले अवैध संबंध बनाने की मांग कर रहा था। नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अजगर का प्रतिशोध। दिल्ली में दमघोटू हवा ने डेरा डाल रखा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों पर नजर डालें तो यही लगता है कि दिल्ली अब देश के साथ साथ वायु प्रदूषण की भी राजधानी बन चुकी है। दिल्ली में 32 जगहों पर पॉल्यूशन मीटर लगाए गए हैं और बीते 24 घंटे के दौरान कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहां हवा सांस लेने लायक रही हो। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ है। सर्दियों के हल्के कोहरे के साथ धूल और धुएं की परत भी दिल्ली पर आफत बनकर छाई हुई है। अगर दिल्ली और NCR में हवा की गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज शाम 4 बजे तक दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 349 था, जिसे बेहद खराब माना जाता है। दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में AQI 405 रहा, जिसका मतलब है कि यहाँ खुली हवा में सांस लेना भी खतरनाक है। हरियाणा के फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रहा, जबकि ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 नापा गया। देश के बाकी शहरों की बात करें तो यूपी के कानपुर में AQI 457 है, जो खतरनाक श्रेणी में आता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर है, यहाँ ये आंकड़ा 403 रहा। पटना में भी हवा की गुणवत्ता खतरनाक है, यहाँ AQI 405 दर्ज किया गया।
महाराष्ट्र के नागपुर में पत्नी का गुस्सा फूटा तो तमाशा खड़ा हो गया। पति को प्रेमिका के साथ देखा तो उसने सरे बाजार बवाल काट दिया। इन तस्वीरों को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ कि एक महिला बेकाबू होकर सड़क पर हंगामा कर रही है। ये वायरल हो रहा वीडियो महाराष्ट्र के नागपुर का है, जहां लगभग 1 साल से बच्चे के जन्म के बाद पति अपनी पत्नी को छोड़कर अलग रहने लगा था और अचानक बाजार में अपनी प्रेमिका के साथ घूमता नजर आया। उसी समय युवक की पत्नी उसे किसी और के साथ घूमता देखकर अपना आपा खो देती है और सरे बाजार में पति की पिटाई शुरू कर दी। वहां मौजूद लोगों ने पूरी घटना को देखते हुए पुलिस को इसकी सूचना दी और पुलिस ने बड़ी मुश्किल से महिला को शांत कराया। कर्नाटक के हुबली में HIV ग्रस्त महिला ने तालाब में कूदकर जान दे दी, जिस वजह से मोरम गांव में दहशत का माहौल है। दरअसल महिला की मौत के बाद प्रशासन ने ग्रामीणों की मदद से तालाब को खाली कराना शुरू कर दिया है। लोगों को डर सता रहा है कि तालाब के पानी का इस्तेमाल करने से इलाके में एड्स फैल सकता है। अब एक नजर गुजरात में गुनाह की कुछ सनसनीखेज घटनाओं पर। गुजरात के गांधीधाम में एक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। ड्राइवर का गुनाह इतना था कि उससे सामान से भरा ट्रक पलट गया, जिस वजह से ट्रांसपोर्टर का भारी नुकसान हो गया। मोरबी में डीजल चोरी के आरोप में एक युवक पर 3 लोगों का कहर टूटा। दबंगों ने युवक की ट्रैक्टर से बांधकर बेरहमी से पिटाई की। तीनों आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। नवसारी में एक वकील की महिला ने जमकर धुनाई की। आरोप है कि वकील महिला से केस लड़ने के लिए फीस के बदले अवैध संबंध बनाने की मांग कर रहा था। नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अजगर का प्रतिशोध।